गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जहां तक चीज़ों को कवर किया था उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन, कंजप्शन और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और प्रोडक्शन के बारे में बताया था, है ना। तो हम लोगों ने उत्पादन तक अध्ययन किया था, उत्पादन के फैक्टर के बारे में बताया था कि उत्पादन क्या होता है और उत्पादन किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, उत्पादन के नियम क्या होते हैं। इन सब के अध्ययन करने के पश्चात अब हम लोग एंट्री करेंगे इकोनॉमिक सेक्टर के जो यानी 3 पार्ट हैं, जिसे हम लोग अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को जब डिवाइड करते हैं तो 3 सेक्टरों में डिवाइड करके इसको बांटा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। एक को कहा जाता है एग्रीकल्चर, ठीक, और दूसरे को कहा जाता है इंडस्ट्रियल और तीसरे को कहा जाता है सर्विस सेक्टर। तो 3 क्षेत्र जो हैं उसमें एक आपका यानी कृषि क्षेत्र हो गया और दूसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र हो गया और तीसरा जो आपका क्षेत्र हो गया वो कौन सा हो गया, सेवा क्षेत्र। अब इन तीनों को अलग अलग नाम दिया गया। एग्रीकल्चर को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ये प्राइमरी सेक्टर है, और इंडस्ट्री को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, ये सेकेंडरी सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ये टर्टरी सेक्टर है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उत्पादन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और उत्पादन के अध्ययन करने के पश्चात अब हम लोग जो है उत्पादन का ही जो पार्ट होगा वो कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उत्पादन के अंतर्गत अब कृषि वाले भाग को देखेंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी भी हाल ही में आयोग का एग्जाम हुआ, उसमें भी कई प्रश्न आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी कि कृषि के बारे में, और यहाँ से कई क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो 3 यानी सेक्टरों में डिवाइड है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 4 सब सेक्टर आते हैं। कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं तो आप उसको देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें पहला जो सब सेक्टर होगा वो कृषि एवं पशुपालन होगा, ठीक है, और दूसरा जो सब सेक्टर होगा जिसे हम लोग मत्स्य पालन कहेंगे, एक्वाकल्चर, और तीसरा जो यानी सब सेक्टर होगा वो खनन एवं उत्खनन होगा, कोल एवं माइनिंग होगा, और चौथा जो सब सेक्टर होगा वो वन एवं संपदा होगा, फॉरेस्ट्री एवं लॉगिंग। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत, या जिसे हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 4 सब सेक्टर आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये 4 सम्मिलित होते हैं, बकाया सम्मिलित नहीं होते हैं। द्वितीयक सेक्टर की जब बात करेंगे तो द्वितीयक सेक्टर में 3 सब सेक्टर इन्वॉल्व होंगे। एक को कहा जाएगा निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, यानी जब छोटी छोटी मशीनों को लगाया जाएगा और उत्पादन किया जाएगा। दूसरे को कहा जाएगा विनिर्माण, जब हम यानी बड़ी बड़ी मशीनों को लगाएंगे और उत्पादन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरे को इसके अंतर्गत रखा जाएगा विद्युत एवं जल आपूर्ति को, ठीक है। तो ये विद्युत एवं जल आपूर्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत चला जाएगा। फिर बचेगा क्या, तो जो बचा हुआ है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। तो चाहे वो संचार का क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो, परिवहन में सभी आ जाएगा, जल, स्थल, वायु। फिर इसके बाद चाहे वो आपका बीमा एवं बैंकिंग का क्षेत्र हो, ठीक है, फिर चाहे वो आपका होटल एवं रेस्टोरेंट का क्षेत्र हो, तो इसमें चाहे होटल एवं रेस्टोरेंट
यानी कि ये भी जो है क्या हो जाएगा, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत चला जाएगा। फिर चाहे सरकारी क्षेत्र हो और चाहे गवर्नमेंट यानी कि ये सेक्टर के अलावा चाहे वो निजी क्षेत्र हो, तो जितनी भी सेवाएं हैं सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र की वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें रियल एस्टेट भी आ जाएगा, जिससे हम लोग कहेंगे भूमि संपदा, और इसके साथ साथ इसमें विदेशी व्यापार भी आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो यानी कि इस तरीके से जो हमारी इकॉनमी है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। तो हम लोग जिस चीज़ का स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृषि की बात किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण रोल है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी बैकबोन है। भारतीय यानी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो प्रारंभ में कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन का हिस्सा था सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में स्वतंत्रता के समय वो सबसे अधिक था। लगभग 56% अकेले ही योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र करता था। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि जब विकास की बात किया गया तो विकास के संदर्भ में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में ये कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेमोलाइज किया जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, तो हम यानी कि क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, यानी कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी है ये। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, सबसे अधिक। वर्तमान समय में सबसे कम है कृषि क्षेत्र का योगदान। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो 17 और 18 का इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये बताया गया कि कृषि क्षेत्र का योगदान यानी कि 17 और 18 वर्ष में यानी कि क्या हुआ है, सेशन में 2.1% ग्रो हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 17 और 18 में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2.1% ग्रो हुआ है। अब एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे तो कृषि के संदर्भ में आप देखेंगे यानी कि कृषि को हमारे संविधान में यानी कहाँ वरीयता दिया गया है, राज्य सूची के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। कृषि की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता के समय यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाया गया था। ये पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो नेहरू ने कृषि के संदर्भ में कहा था एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द यानी कि एग्रीकल्चर। प्रत्येक क्षेत्र इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि क्षेत्र इंतजार नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद यानी कि यहाँ पर अगर महात्मा गांधी की बात किया जाए तो वो कहते हैं कि भारत गांवों का देश है और अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। हम जनगणना 2011 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भारत में जो गांव का देश गांधी जी ने कहा है, अधिकांश आबादी यहाँ निवास कर रही है। तो कितनी निवास कर रही है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। तो बची हुई आबादी कहाँ है, शहरों में कितनी, 31.2%। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। फिर भारत में यानी गांधी जी ये कह रहे हैं गांव का देश है, भारत की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है और गांव के अगर लोगों का मुख्य व्यवसाय देखा जाए उनकी जीविकापार्जन का, तो मुख्य व्यवसाय उनकी जीविकापार्जन का क्या है, कृषि। तो हम ये कह सकते हैं कि गांव की अधिकांश आबादी की जो जीविकापार्जन है वो कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि के संदर्भ में बात किया जाए तो कृषि क्या है, मौसम पर आधारित होती है और कृषि को यानी मौसम का क्या कहा जाता है, जुआ, सीजन ऑफ गैम्बलिंग के नाम से इसे जानते हैं।
कृषि मानसून पर आधारित होती है और इसे मौसम का जुआ कहा जाता है। अगर ये अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी होती है, यानी मानसून समय पे आया, और समय पे नहीं आया तो नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए यानी कि किसानों की मुख्यतः जो आय निर्भर कर रही है गांव के लोगों की, वो कृषि पर होती है। कृषि है, पशुपालन है, हमने बताया प्राइमरी सेक्टर पर। तो अब आगे चल के आप देखेंगे कि अधिकांश आबादी गांव में निवास कर रही है, जिसका मुख्य जीविकापार्जन का साधन कृषि है। अब कृषि की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक रोजगार की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन कहाँ लगी है, तो वो लगी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में। तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन सकल घरेलू उत्पादन में यानी देश के जीडीपी में यानी कि योगदान सर्वाधिक किसका, कृषि का नहीं है। सर्वाधिक योगदान वर्तमान समय में तृतीयक सेक्टर का है और वो बढ़कर कितना हो गया, लगभग 60% हो गया। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उस इकोनॉमिक सर्वे में 17 और 18 के सेशन में 8.2% वृद्धि सर्वाधिक किस सेक्टर में हुई है, तृतीयक सेक्टर में, जबकि प्राइमरी सेक्टर में कितना वृद्धि हुई, 2.1%, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना वृद्धि हुई, 4.1%। तो ये जो है वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम लोग कृषि की बात करेंगे तो भारत में कृषि मौसम पर आधारित होती है, और किसी भी जगह बात किया जाए तो कृषि मौसम पर ही आधारित है। अब कृषि के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कृषि राज्य सूची का विषय है, और कृषि जो है सर्वाधिक यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का रोजगार भी प्रदान कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संदर्भ में कह रहे हैं कि सभी क्षेत्र इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र इंतजार नहीं कर सकती है। ये मौसम का जुआ है, इस पर अधिकांश आबादी निर्भर कर रही है, और ये रोजगार यानी क्या कर रही है, लोगों को दे रही है। तो अब हमें ये जानना होगा कि भारत में कृषि के संदर्भ में कि भारत में प्रमुख प्रकार की कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं जो मौसम के आधार पर हैं, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो और इसके सब सेक्टर सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें यानी पशुपालन है, इसके अलावा मत्स्य पालन है, वन एवं संपदा है, खनन एवं उत्खनन है, इसकी बात किया जाए तो यानी कि इन सब का क्या योगदान है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत की प्रमुख जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं जो मौसम के आधार पर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कृषि के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हुई हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्रांतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व हैं यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनकी बात करेंगे। फिर इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं या विभिन्न प्रकार की जो खेतियां हैं उनकी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की फसलों में लगने वाले जो रोग हैं उनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ यानी कि जो विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं उनसे संबंधित उनकी बात करेंगे, जैसे आपका आलू अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी बात किया जाएगा, चाहे वो पशुपालन से जुड़े हों और चाहे वो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप से जुड़े हों। तो इन सब का यानी हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख प्रकार की फसलें। तो भारत में किस किस प्रकार की जो फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत में जो प्रमुख फसलें हैं वो मौसम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो मौसम के आधार पर यानी भारत में प्रमुख जो है 3 प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं। कौन कौन सा, एक होगा खरीफ की फसल, एक होगा रबी की फसल और एक होगा कौन सा, जायद की फसल। तो 3 फसलों की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खरीफ की फसल को देखेंगे। तो खरीफ की फसल यानी क्या होगी, यानी जुलाई के महीने में बुवाई इसकी होगी और इस फसल की कटाई जो है अक्टूबर माह के अंत तक हो जाएगी। तो सितंबर
अक्टूबर तक ये कट जाती है, जुलाई और जून में ये स्टार्टिंग हो जाती है। तो अब हमें ये देखना होगा कि खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी। तो ये पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है वो एग्रीकल्चर ईयर के तहत होता है। जैसे एग्रीकल्चर ईयर की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से प्रारंभ होगा और ये जो है 30 जून तक चलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर ईयर। और इसी एग्रीकल्चर ईयर में ये तीनों मौसम की फसलें बोई जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं। तो खरीफ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो देखिए खरीफ के अंतर्गत यानी धान बोया जाएगा, तिल बोया जाएगा, मक्का बोया जाएगा, मक्का तीनों मौसम की फसल होगी, ज्वार बोया जाएगा, बाजरा बोया जाएगा, मूंग बोया जाएगा, उड़द बोई जाएगी, ये दोनों मौसम में बोई जाएगी, ये इधर खरीफ में भी होगी और जायद में भी होगी। फिर इसके बाद यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मूंगफली जो है उत्पादित की जाएगी। इसके साथ साथ सूरजमुखी भी यहाँ पर उत्पादित होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सोयाबीन भी उत्पादित किया जाएगा। इसमें गन्ना भी सम्मिलित होगा, अरहर भी इसमें सम्मिलित होगी और इसमें कपास को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ चारे वाली फसलें होंगी जो कि फर्टिलाइजर के लिए यूज होती हैं, जैसे सनई हो गई, ढैंचा हो गया, लोबिया हो गया। तो ये सारी जो फसलें हैं ये सब किस मौसम की फसलें हैं, खरीफ की। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो आप अंडरलाइन करेंगे मूंगफली को, सूरजमुखी को, अरहर को, गन्ना को, सोयाबीन को, कपास को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बनेंगे। ठीक, अब खरीफ की फसलों को लिए जो है और रबी की फसलों के लिए सरकार यानी कि इनकी कितनी कीमतें होंगी, इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, तो इसके प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था, यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का 1965 में, और जिसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि ACPC, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर यानी कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये 1985 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो यही आयोग इन फसलों के लिए प्राइस का डिटर्मिनेशन करेगा। फिर रबी की फसलों को देखा जाए तो रबी की फसलों की बुवाई जो है हम ये कह सकते हैं नवंबर माह में प्रारंभ होती है और ये जो है मार्च प्लस अप्रैल में क्या कर ली जाती हैं, इनकी कटाई हो जाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलें आएंगी, कौन कौन सी होंगी वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी फसलें होंगी, एक तो आपका आ जाएगा गेहूं, फिर दूसरा आ जाएगा चना, तीसरा आ जाएगा मटर, चौथा आ जाएगा मसूर, फिर आ जाएगा यानी सरसों जिसे हम लोग राई भी कहेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर अलसी भी आ जाएगी। फिर यहाँ पर यानी सब्जियों में देखा जाए तो आलू को भी मेंशन किया गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं लेकिन जो एग्जाम में आती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मक्का भी होगा, लेकिन मक्का क्या है, तीनों सीजन वाली फसल होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, अलसी, ये सारी फसलें जो है इसकी आ जाएंगी। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है IAS में यहाँ से एक क्वेश्चन अभी हाल में पूछा गया था 2016 के पीछे यानी कि 18 वाले एग्जाम में, और यहाँ से अब कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो ये खरीफ की फसल और रबी की फसल यानी कि इसके अंतर्गत ये आएगा। अब इनकी कीमतों को कौन निर्धारित करेगा, तो कीमत सरकार का एक आयोग है वो डिसाइड करेगा, जिसे क्या कहा जा रहा है, कृषि यानी लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक, अब ये जो डिसाइड करेगा प्राइस, वो डिसाइड क्या कहलाएगी, इसे हम लोग कहेंगे MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन PCS में पूछा जा चुका है, 24 फसलों के लिए जारी किया जाएगा। अभी हाल ही में खरीफ की फसलों के लिए
ये जारी किया गया 14 फसलों के लिए। और इसमें अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीसीएस 2018 में कि धान का कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो प्रीवियस यानी जो खरीफ की फसल थी उसमें धान का प्राइस 1520 रुपये था, 200 रुपये बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़ करके कितना हो गया 1720 रुपये। तो यहाँ पर यानी कि 200 रुपये प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, आप जाके यानी कि बुक में या किसी में टेक्स्ट मटेरियल में देख लीजिएगा, अदरवाइज हम आपको पूरा डाटा देंगे तो उसमें शो करा देंगे। ठीक, तो ये खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, ये 2 फसलों के लिए यानी क्या किया जाएगा, ये प्राइस जारी किया जाएगा। कौन सा वाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये 2 फसलों के लिए जारी होता है, रबी और खरीफ के लिए। और टोटल कितनी फसलें हैं, 24 फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी जारी होगा। और अभी हाल ही में 14 फसलों के लिए खरीफ का एमएसपी जारी कर दिया गया। इसी एमएसपी को सरकार ने बजट 2018 और 19 में क्या कहा है अरुण जेटली ने कि किसानों की 2022 तक क्या किया जाए, जस्ट आय को दोगुना किया जाए। तो एमएसपी का क्या किया जाए, जो कृषि लागत है उस लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, यानी तय कर दिया गया, जिससे उनकी आय 2022 तक जनरेट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कब तक किसानों की आय को 2022 तक बढ़ाने का प्रयास किया गया। आगे हम बजट जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आपको डाटा देंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं जायद की फसल के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो जायद की फसल के अंतर्गत आप देखिएगा, यानी कि जो जायद की फसलें हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां वगैरह हैं वह, और उसके साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं वह है। तो जो जायद की फसल है, जायद की फसल की जो बुवाई है वो आपकी होगी मार्च प्लस अप्रैल में, और इसके साथ साथ इसकी जो कटाई होगी वो होगी जून प्लस जुलाई में। तो ये बुवाई इस समय होगी और कटाई इस समय हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसमें आप देख लीजिएगा विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं वो आ जाएंगी। इसके साथ यानी कि तरबूज, पानी वाली चीज़ें आ जाएंगी। इसके साथ साथ खरबूज और जो आपका है खीरा, ये इसके साथ साथ ककड़ी, और इसके साथ साथ यानी कि जो जूट है वो भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और इसके साथ में मक्का भी रहेगा और मूंग भी रहेगी और उड़द भी रहेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की ये फसलें जो है जायद के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये 3 प्रकार की फसलें हैं जो मौसम के आधार पर उत्पादित की जाती हैं। फिर चलिए और हम आगे देख लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन फसलों के बारे में भी बता देते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हम इकोनॉमिकल क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे तो कई प्रकार की फसलें होंगी। दलहन अलग होंगी, तिलहन अलग होंगी, मसाले वाली अलग होंगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की औषधि वाली फसलें अलग हो जाएंगी, खाद्यान्न फसलें अलग हो जाएंगी। तो डिफरेंट टाइप्स की ये फसलें हो जाएंगी। तो आगे हम लोग 2-3 चीज़ों को देखेंगे। एक ये है उत्तेजक फसल कौन कौन सी है, यानी स्टिमुलस क्रॉप, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो उत्तेजक फसलें जो मस्तिष्क में स्फूर्ति उत्पन्न कर दें। ठीक, तो उत्तेजक फसलों में क्या क्या आ जाएगा आप देखिएगा, चाय आ जाएगी, कॉफ़ी आ जाएगी, फिर सुपारी आ जाएगी, इसके साथ साथ तंबाकू आ जाएगी। ये सब उत्तेजक फसलें हैं। कोकोआ आ जाएगा, ये सब क्या हैं, उत्तेजक फसलें हैं, इसके स्टिमुलस क्रॉप। फिर आगे आप देखिएगा एक और क्वेश्चन बन जाता है, नगदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, कैश क्रॉप। तो नगदी फसलों के अंतर्गत आप देखेंगे गन्ना है वो आपका नगदी फसल में आ जाएगा, आलू है नगदी फसल में आ जाएगा, कपास है नगदी फसल में आ जाएगा, मूंगफली है आपका नगदी फसल में आ जाएगा। इसके साथ साथ चाय भी है वो भी नगदी फसल में आ जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स की ये फसलें हैं जो कैश क्रॉप के रूप में जानी जाएंगी। तो ये फसलें हैं। अब ये फसलों की अगर हम बात करें तो पौधों के उत्पादन यानी कि बुवाई से लेकर के इनमें फल तक लगने में, तो इन किस यानी कि फसलों को उत्पादित करने में यानी बुवाई से लेकर के इनको
यानी बाहर तक, यानी प्रोडक्शन को बाहर तक, मार्केट तक लाने में यानी कितने प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है जब हम खेत में बीजों की बुवाई करते हैं और जब यानी पौधे बड़े होते हैं और उनमें फल लगते हैं पकने तक। तो इसमें यानी आप देखेंगे पहले 16 प्रकार के जो एलिमेंट्स थे उनकी ज़रूरत होती थी और अब वर्तमान समय में 18 प्रकार के जो तत्व हैं इनकी ज़रूरत होती है एक पौधे के संपूर्ण विकास में। तो पौधे के संपूर्ण विकास में वर्तमान समय में कितने कंपोनेंट की ज़रूरत है, यानी कि 18 प्रकार के। सबसे महत्वपूर्ण कौन है, इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट 3 है। नेसेसरी, जिसे हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीजन, यानी कि ये आपका एलिमेंट्स हो गया। फिर दूसरा आपका हो गया हाइड्रोजन, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, और तीसरा हो गया कार्बन। तो ये 3 जो है मेजर एलिमेंट है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कार्बन। कार्बन अकेले ही यानी पौधों के विकास में 45% योगदान प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य से यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे जो है यानी भोजन का निर्माण अपने इसी तत्व के आधार पर करते हैं। तो ये 3 मेजर हैं। फिर नेसेसरी, पौधों के ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी एलिमेंट कौन से हैं, तो ये नेसेसरी हैं। फिर इसके बाद हम कहेंगे मेजर एलिमेंट्स, यानी कि मेजर एलिमेंट्स मतलब महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका हो गया नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो पौधों के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इसी के मिक्सअप को हम लोग जो है क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र, यूरी यानी कि उर्वरक कहते हैं। तो खेतों में जब उत्पादकता बढ़ाना हो 2 या 2 से अधिक यानी कि कंपोनेंट को मिला करके जब हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं खाद, यानी फर्टिलाइज़र कहते हैं। और डीएपी, यूरिया आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, यानी रासायनिक खाद है जिसमें इन तीनों का मिश्रण क्या होता है, मिला होता है। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये विभिन्न प्रकार की फसलें हैं और फसलों के उत्पादन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी फर्टिलाइज़र। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइज़र की बात करेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के रेवोल्यूशन की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के फसलों में लगने वाले रोग की बात करेंगे और किस फसल का उत्पादन किस यानी जगह से हुआ, इनकी जो वर्थ प्लेस है यानी जन्म स्थली, उसके बारे में बात करेंगे, जहां से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और इनकी कीमतों को जो डिटरमाइन करेगा वो हमने आपको बता दिया, कौन करेगा, एग्रीकल्चर यानी कि जो प्राइस कमीशन था जिसे 1985 में कमीशन फॉर यानी कि कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया था। तो वो जो है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो करेगा। फिर हम लोग दूसरे पड़ाव पर चलेंगे, क्या कि भारत में खाद्य सुरक्षा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसके बाद विश्व में खाद्य सुरक्षा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत में पीडीएस सिस्टम क्या है, लोक वितरण प्रणाली, इसके आधार पर लोगों तक खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं, ठीक है। और इसके लिए वेयर हाउसेस की बात किया जाएगा। तो आगे आप देखेंगे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इसका क्या रोल है भारत में, ठीक। ओके, थैंक यू दोस्त। तो आप बने रहिए हमारे साथ यानी कि नेक्स्ट वीडियो के लिए और हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।